हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम नए सीरीज देख रहे हैं जिसमें हम लोग नेट JRF यूजीसी नेट JRF के लिए पॉलिटिकल साइंस यूजीसी नेट JRF के लिए पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पॉलिटिकल साइंस। और पॉलिटिकल साइंस में पढ़ने वाले हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। क्या पढ़ने वाले हैं? वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पढ़ेंगे। और इसमें हम लोग जितने भी नेट JRF यूजीसी नेट JRF के सिलेबस में जितने भी पॉलिटिकल थिंकर हैं उन सभी पॉलिटिकल थिंकर का इम्पोर्टेंट कंसेप्ट उन्होंने जो थ्योरी दिए हैं उनको जानेंगे और उनके द्वारा लिखे गए इम्पोर्टेंट बुक्स। क्या जानेंगे? बुक्स एंड कॉन्सेप्ट। उन्होंने क्या क्या बुक्स लिखा और कौन कौन से कॉन्सेप्ट दिए, इसको हम सरसरी निगाहों से देखते हुए चलेंगे। यह सीरीज हमारे लिए क्या है? नेट यूजीसी नेट JRF के लिए एक रिवीजन की तरह देखेंगे। तो इसी से चलते हैं, आप अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमारे थिंकर हैं, सबसे पहले थिंकर है प्लेटो। कौन है? प्लेटो, जिनका काल है 427 से 347 BC। तो प्लेटो की बात करें तो प्लेटो के फादर क्या थे? प्लेटो के फादर का नाम एरिस्टोन था, मदर का नाम प्रेक्टियोन था। रियल नाम इनका, प्लेटो का रियल नाम एरिस्टोक्लिस था। रियल नाम, इनका जन्म और मरण ये ग्रीस में पैदा हुए थे और ग्रीस में ही इनकी मृत्यु हुई थी। आगे देखें तो ये सोक्रेटिस के स्टूडेंट थे और एरिस्टोटल के गुरु थे। एरिस्टोटल के गुरु थे। इन्होंने अपनी एक एकेडमी खोली थी, इनके लिए जाना था। किसको? प्लेटो को जाना था। और इनके लिखे गए महत्वपूर्ण किताब देख लेते हैं। तो प्लेटो द्वारा लिखे गए रिपब्लिक है, द लॉज है, द सिम्पोजियम, द एपोलॉजी, फेडो मेनो, टीनियस, क्रीटो, फेड्रस और जॉर्जियास है। ये प्लेटो द्वारा लिखे गए महत्वपूर्ण किताब है। अब देखते हैं प्लेटो ने क्या क्या कॉन्सेप्ट दिया। तो इन्होंने पहला कॉन्सेप्ट दिया जस्टिस का, जिसमें प्लेटो पर अपना जस्टिस पर कॉन्सेप्ट देने से पहले प्लेटो जो पहले से न्याय के संबंधित जो मान्यताएं थी उनको उसका खंडन करते हैं। तो प्लेटो उस समय 3 पहले से मान्यताएं थी। जो ट्रेडिशनल था उसके प्रतिपक्षक सेपलस और पोलेमार्कस थे। रेडिकल जस्टिस था उसका थ्रेसिमेकस थे और प्रेगमेटिक था उसका गुलुकन थे। उन्होंने इसको क्या किया? इन तीनों के द्वारा दिए गए न्याय की परिभाषा को नकारा और अपना प्लेटोनिक थ्योरी ऑफ जस्टिस दिया। उसके बाद देखते हैं उन्होंने थॉट्स पर अपना विचार एजुकेशन पर दिया। तो एजुकेशन में क्या? 10 से 20 साल, 20 से 30 साल और 30 से 35 साल। और इसके बाद ये एजुकेशन पूरा होने के बाद 15 साल की ट्रेनिंग के बाद करते हैं, तब इनका क्या बनता है? तब इनका फिलोसफर किंग तैयार होता है। इसी एजुकेशन के आधार पर अपने फिलोसफर किंग का कॉन्सेप्ट देते हैं इन्होंने। कम्युनिज्म का भी प्लेटो ने कम्युनिज्म को कॉन्सेप्ट दिया, जिसमें उन्होंने बताया है कि जो फिलोसफर किंग होगा उसका न तो कोई संपत्ति होगा न उसका कोई परिवार होगा। इन्होंने एलेगरी ऑफ केव्स यानी गुफा का सिद्धांत दिया है, जिसमें कहते हैं कि गुफा के अंदर जो व्यक्ति हैं वो क्या है? उनको ज्ञान नहीं है। जो गुफा से बाहर आते हैं तो क्या उन्हें असली ज्ञान होता है। तो ये था हमारे एरिस्टोटल प्लेटो के बारे में संक्षिप्त जानकारी। अगले थिंकर है एरिस्टोटल। कौन है? एरिस्टोटल अरस्तु है। ये जो है प्लेटो से प्रभावित है। किससे प्रभावित है? प्लेटो से प्रभावित है। और ये जो थे एरिस्टोटल प्लेटो के शिष्य थे और प्लेटो द्वारा दिए गए कॉन्सेप्ट को ये क्या करते हैं? उसमें संशोधन करते हैं। और इनकी सबसे महत्वपूर्ण कृति है पॉलिटिक्स। क्या है? सबसे महत्वपूर्ण कृति क्या है? पॉलिटिक्स है। 20 वर्ष यह प्लेटो के साथ समय गुजारते हैं। अरस्तु जो है 20 वर्ष प्लेटो के साथ समय गुजारते हैं। अरस्तु आगमनात्मक पद्धति को अपनाते हैं और रियलिज्म अर्थात दृष्टिकोण को अपनाते हैं। राज्य एवं
संविधान में विश्वास करते हैं और नागरिक और कानून की सुरक्षा में विश्वास करते हैं। कौन? अरस्तु। नागरिक और स्वतंत्रता का विश्वास करते हैं। राज्य के विकास के बारे में अरस्तु क्या कहते हैं? पहले परिवार हुआ, परिवार से ग्राम बना और ग्राम से नगर राज्य का सिटी स्टेट का विकास हुआ। परिवार और ये कहते हैं परिवार और समानता पर विचार दिए। कौन? अरस्तु। अरस्तु का मध्यमान सिद्धांत, अरस्तु मध्यमान का सिद्धांत देते हैं, जिसमें मध्यमान का ज्ञान देते हैं। कहते हैं कि मध्यम मार्ग जो होता है वो क्या होता है? अच्छा होता है। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, कायर होना अच्छा नहीं है और ज़्यादा अहंकारी होना भी अच्छा नहीं है। साहस होना क्या है? अच्छा है। ज़्यादा कंजूस होना भी अच्छा नहीं है और ज़्यादा खर्चीला होना भी अच्छा नहीं है। उदार बन कर रहना क्या है? अच्छा है। यही मध्यम मान के बात करते हैं। कौन? अरस्तु। सर्वश्रेष्ठ पॉलिटी को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, पॉलिटी को सर्वश्रेष्ठ, रूल ऑफ लॉ में विश्वास करते हैं। किसमें? रूल ऑफ लॉ में विश्वास करते हैं। अरस्तु को संविधानवाद का पिता कहा जाता है। संपत्ति पर विचार देते हैं। क्या करते हैं? संपत्ति पर विचार देते हैं। नागरिकता पर विचार देते हैं। दास्ता का सिद्धांत देते हैं। क्या देते हैं? दास्ता का सिद्धांत देते हैं। और कहते हैं क्या? दास्ता को सिद्धांत देते हैं। दास्ता को वैध बताते हैं। कौन? अरस्तु। क्रांति पर विचार देते हैं। संविधान का वर्गीकरण करते हैं। इन्होंने संविधान का वर्गीकरण किया है और जो वर्गीकरण किया है और कहा है कि वही जो चार वर्गीकरण है वही बार बार क्या होता है? वही दोहराया जाता है। इसे संविधानों का चक्रीय सिद्धांत कहता है। अरस्तु प्लेटो के न्याय में सुधार करते हैं। अरस्तु भी अपना न्याय पर विचार देते हैं। ये था प्लेटो और अरस्तु। प्लेटो और अरस्तु के बाद का जो समय होता है, प्लेटो और अरस्तु के बाद का समय जो होता है वो संक्रमण काल का समय होता है। क्या होता है? संक्रमण काल होता है। संक्रमण काल का समय होता है। संक्रमण काल में देखेंगे क्या, इसमें दो प्रकार की विचारधारा होती है, एपिक्यूरियनवाद और स्टोइकवाद। एपिक्यूरियनवाद और स्टोइकवाद। स्टोइकवाद में क्या, एपिक्यूरियन में क्या होता है? एपिक्यूरियनवाद सुखवाद पर आधारित होता है। एपिक्यूरियनवाद सुखवाद पर आधारित है, जबकि स्टोइकवाद नैतिक और आत्मसंयम पर, स्टोइकवाद नैतिकता और आत्मसंयम पर आधारित होता है। यह क्या है? एक प्रकार संक्रमण काल होता है। यह संक्रमण काल जब बीतता है तब आता है किसका काल? मैकियावेली का समय आता है। किसका आता है? मैकियावेली का समय आता है। मैकियावेली का समय कब से? 1469 से लेकर 1527 तक। 1469 से 1527 का काल है। मैकियावेली का जन्म फ्लोरेंस के इटली में हुआ था। 1513 में उथल पुथल के कारण क्या हुआ? उन्हें 1 वर्ष की जेल हुई। इस दौरान उन्होंने अपने 2 महत्वपूर्ण कृतियां लिखी, द प्रिंस और द डिस्कोर्सेज ऑन द फर्स्ट 10 बुक्स ऑफ टाइटस लिवी। इन्होंने लिखी। किसने? मैकियावेली ने। मैकियावेली किताब की बात करें तो उन्होंने 1521 में द आर्ट ऑफ वार लिखा, हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस 1525 में लिखा, द डिस्कोर्सेज 1521 में लिखा, द प्रिंस 1532 में लिखा, द प्रिंस 1532 में लिखा। मैकियावेली की राजनीतिक विचार की बात करें तो ह्यूमन नेचर पर विचार देते हैं और थ्योरी ऑफ यूनिवर्सल इगोइज्म देते हैं। कहते हैं प्रेम और भय में चुनाव, तो भय जो है, भय से अधिक हमारा काम सही सिद्ध होता है। भय को अधिक महत्व देते हैं। मोरालिटी पर विचार कहते हैं तो मोरालिटी को कहते हैं इनजस्टिफाई मीन्स, यानी साध्य जो है साधन को सिद्ध करता है, यानी आप किस मार्ग से सफलता प्राप्त करते हैं यह मायने रखता है। सफलता प्राप्त करते हैं यह मायने रखता है। यह है मैकियावेली का विचार। राज्य पर अपना विचार देते हैं, पावर पर विचार देते हैं। कहते हैं पावर बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है किसी भी राज्य के लिए। राजकुमार की बात करते हैं, द प्रिंस में राजकुमार की बात कहा है कि राजकुमार को लोगों जैसे चतुर और शेर जैसे साहस वाला होना चाहिए। ये था क्या? ये थे हमारे मैकियावेली। अगले थिंकर है हॉब्स। कौन है? थॉमस हॉब्स, जिनका काल है 1588 से 1679 तक। इनका जन्म, थॉमस हॉब्स का जन्म 5 अप्रैल 1588 को इंग्लैंड में हुआ था। इन्हें मॉन्स्टर ऑफ मालमसबेरी भी कहता है। 1640 में संसद भंग हुई। हॉब्स फ्रांस चले गए और वहाँ उन्होंने 11 साल बिताए। इस दौरान उन्होंने
DCB क्या लिखे, DCB 1642 में लिखे और लेवियथान 1651 में लिखे। इनके हॉब्स के महत्वपूर्ण किताब देखते हैं तो इन्होंने 1628 में थ्यूसिडियस हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वार लिखा, DCB ऑन सिटीजन 1642 में लिखा, एलिमेंट्स ऑफ लॉ नेचर एंड पॉलिटिक्स 1650 में लिखा, लेवियथान 1651 में जिसमें 19 प्राकृतिक विधि की बात करते हैं, डी कॉर्पोरे 1655 में लिखते हैं, डी होमिनी 1658 में लिखते हैं, बेहमोथ 1681 में लिखते हैं। थॉमस हॉब्स के प्रमुख विचार तो मानव स्वभाव के बारे में बात करते हैं, जिसमें वो कहते हैं मानव का स्वभाव अच्छा नहीं है, प्राकृतिक अवस्था की बात करते हैं, क्या कहते हैं, प्राकृतिक अवस्था की बात करते हैं। और जो प्राकृतिक अवस्था के जो मानव है एकांकी है, लालची है, कपटी है, ऐसे बताते हैं हॉब्स। और इसी कारण समाज में क्या अराजकता की स्थिति है, सामाजिक अवस्था में अराजकता की स्थिति है, और उस अराजकता को दूर करने के लिए क्या होता है, सामाजिक समझौता का सिद्धांत लाते हैं। क्या होता है, सामाजिक समझौता होता है, और ये समझौता होता है एक पक्षीय होता है। क्या होता है, एक पक्षीय समझौता होता है। क्या होता है, एक पक्षीय समझौता होता है, और समझौता के अनुसार एक सर्वशक्तिशाली व्यक्ति होता है जिसे लेवियथान कहा गया है। इन्होंने विद्रोह का अधिकार नहीं दिया, कॉन्फ्लिक्ट के बाद विद्रोह का अधिकार नहीं दिया है। किसने, हॉब्स ने विद्रोह का अधिकार नहीं दिया है। तो ये थे हमारे थॉमस हॉब्स। कौन से, थॉमस हॉब्स, कौन से, थॉमस हॉब्स। अगले हैं हमारे जॉन लॉक। कौन है, जॉन लॉक, जिनका काल है 1632 से 1707, 1632 से 1707 जॉन लॉक। देखिए तो इनका जन्म 29 अगस्त 1632 को हुआ था। इन्हें लॉक कुछ उदारवाद का जनक कहते हैं, प्रबोधन काल के जनक कहते हैं, दार्शनिक चिकित्सक थे। इन्हें व्यक्तिवादियों का राजकुमार कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यक्तिवादियों का राजकुमार कहते हैं। इम्पोर्टेंस वर्क देखेंगे, इनको लिखे हैं अ लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन 1689 में लिखे हैं, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट 1689 में लिखे हैं, एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग 1690 में लिखे हैं, सम थॉट कंसर्निंग एजुकेशन 1693 में लिखे हैं, द रीजनेबलनेस ऑफ क्रिश्चियनिटी 1695 में लिखे हैं, ऑफ द कंडक्ट ऑफ द अंडरस्टैंडिंग 1706 में लिखे हैं। प्रमुख विचार देखेंगे तो जॉन लॉक क्या देते हैं, सोशल कॉन्टेक्स्ट में विचार देते हैं, गवर्नमेंट बाई कंसेंट सहमति से सरकार की बात करते हैं, मानव स्वतंत्रता की बात करते हैं, समाज में तर्क की बात करते हैं, और सिविल और पॉलिटिकल सोसाइटी की बात करते हैं। कौन, लॉक। अगले देखेंगे तो जीन जैक रूसो। कौन है, जीन जैक रूसो, जिनका काल है 1712 से 1778। इनका जन्म 28 जून 1712 को जेनेवा में हुआ था। इनकी जन्म बहुत ही करीब में हुई थी। 1774 में पेरिस गए। इनके तो लिखे गए इंपॉर्टेंट वर्क हैं तो रूसो का डिस्कोर्सेज ऑन द आर्ट्स एंड साइंस 1750 में, डिस्कोर्सेज ऑन द ओरिजिन एंड बेसिस ऑफ इनइक्वालिटी 1755 में, डिस्कोर्सेज ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी 1755 में, ईमाइल 1762 में लिखते हैं, द पॉलिटिकल कॉन्ट्रैक्ट द सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762 में लिखते हैं। एक ऐसे लिखते हैं जिसे अगर यह प्रसिद्धि पाते हैं, कौन से ऐसे का नाम था, हैज द प्रोग्रेस ऑफ साइंस एंड आर्ट्स कंट्रीब्यूटेड टू करप्ट और प्यूरिफाई मोरल्स। कब लिखते हैं, 1749 में। कौन अकेडमी था, एकेडमी ऑफ डिजॉन में यह अपने ऐसे लिखते हैं, और इसी ऐसे के बाद क्या होते हैं, यह अपनी प्रसिद्धि को प्राप्त करते हैं। अगला है द कन्फेशंस। द कन्फेशंस क्या है, ऑटोग्राफी ऑफ रूसो। रूसो का ऑटोग्राफी है द कन्फेशंस। क्या है, द कन्फेशंस। इनके राजनीतिक विचार देखें तो क्या करते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये भी करते हैं, हॉब्स लॉक रूसो की तरह भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट देते हैं। जनरल विल कॉन्सेप्ट भी बहुत महत्व है, इसमें दो प्रकार के विल, रियल विल और एक्चुअल विल की बात करते हैं। रूसो पॉपुलर सॉवरेनिटी के प्रतिपादक है। क्या है, पॉपुलर सॉवरेनिटी के प्रतिपादक है, लोकप्रिय संप्रभुता के प्रतिपादक है। अगले हैं हमारे लेखक जॉन स्टुअर्ट मिल। कौन है, जॉन स्टुअर्ट मिल। जॉन स्टुअर्ट मिल 1806 से 1873 का काल है, 1800 से 1873
73 तक का काल है। इनका जन्म 20 मई 1806 को लंदन में हुआ था। जीवन पर हैरियट टेलर का अधिक प्रभाव रहा। जनरल स्टेटमेंट का जीएस मिल के जीवन पर हैरियट टेलर का अधिक प्रभाव रहा। 16 वर्ष में इन्होंने उपयोगितावादी सोसाइटी की सदस्य बना। इन्होंने उपयोगितावादी सोसाइटी का सदस्य बना। जीएस मिल उपयोगितावादी सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। इनके द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण पुस्तकें देखते हैं। द प्लेटो डेलक्स 1834, द सिस्टम ऑफ लॉजिक 1841, सम अनसर्टन क्वेश्चंस इन पॉलिटिकल इकोनॉमी 1844, द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1848, इन्फ्रेंचाइजमेंट ऑफ वुमेन 1853 में लिखते हैं। अगला है ऑन द इम्प्रूवमेंट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया 1858 लिखते हैं। अ ट्रीटीज ऑफ लिबर्टी 1859 लिखते हैं। पार्लियामेंट्री रिफॉर्म 1859 में लिखते हैं। कंसिडरेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट 1860 में लिखते हैं। यूटिलिटेरियनिज्म 1861 में लिखते हैं। एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। अगला है एग्जामिनेशन ऑफ हैमिल्टन फिलोसफी 1865 में लिखते हैं। अगस्त कॉम्टे एंड पॉजिटिविज्म की किताब है। सब्जेक्शन ऑफ वुमेन 1859 क्या है 1869 में सब्जेक्शन ऑफ वुमेन लिखते हैं। ऑटोबायोग्राफी 1873 में आता है इनका। 3 एसे ऑन रिलीजन 1874 में। लेटर्स 1910 में प्रकाशित होता है। इनके विचार देखें तो इन्होंने जेस मिल ने विचार दिया है। स्वतंत्रता परिणाम ने विचार दिया है। फ्रीडम ऑफ एक्शन इसमें जिसमें सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन और अदर रिगार्डिंग एक्शन की बात करते हैं। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को उचित मानते हैं और कॉम्पिटिटिव ट्रेड को बेहतर बताते हैं। कौन? जीएस मिल। कौन? जीएस मिल। अगला ऐसे है जॉर्ज विल्हेल्म फ्रेडरिक हीगल। कौन है? हीगल है 1770 से 1831, जिनका जन्म 1770 जर्मनी में हुआ था। हीगल का जन्म 1770 में जर्मनी में हुआ था। हीगल पर किसका प्रभाव है? तो हीगल पर रसूल का प्रभाव है। इमैनुअल कांट और रूसो का प्रभाव है। हीगल द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण पुस्तक द फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट 1807 में। साइंस ऑफ लॉजिक 1811-16 में। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ द फिलोसफिकल साइंस 1816 में। एलिमेंट्स ऑफ द फिलोसफी ऑफ राइट्स 1817 में। लेक्चर्स ऑन द फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री 1837 में। ये हीगल द्वारा लिखी महत्वपूर्ण पुस्तक है। प्रमुख विचार की बात करें तो इन्होंने जर्मन आदर्शवाद की बात की है। अस्तित्व और ज्ञान मीमांसा की बात की है। सापेक्ष और परम ज्ञान की बात करते हैं। द्वितीयक पद्धति, द्वंद्वात्मक पद्धति क्या करते हैं? द्वंद्वात्मक पद्धति जिसमें थेसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस का कंसेप्ट देते हैं। कौन? हीगल। राज संबंधी विचार में करते हैं कि ईश्वर का राज जो है पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतीक है। स्वतंत्रता पर अपने विचार देते हैं और युद्ध पर विचार देते हैं और कहते हैं कि क्या युद्ध जो है युद्ध बुराई नहीं है, युद्ध बुराई नहीं है। हीगल का कथन है बंदूक और बारूद सभ्यता के उन्नत आविष्कार है। कौन कहता है? हीगल कहते हैं। महिलाओं पर विचार दिए हैं। फिलोसफी ऑफ राइट 1820 में इन्होंने क्या दिया है? अपनी पुस्तक में क्या दिया? महिलाओं पर विचार प्रतिपादित किया। कौन? हीगल। अगले हैं कार्ल मार्क्स। कौन है? कार्ल मार्क्स महत्वपूर्ण किताब को देखेंगे। 1842 में लिखते हैं द फिलोसफिकल मैनिफेस्टो ऑफ द हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ लॉ। 1847 में क्रिटिक ऑफ हीगल फिलोसफी ऑफ राइट्स लिखते हैं। 1847 में ऑन जेविस क्वेश्चन लिखते हैं। 1844 में इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट मार्क्स के द्वारा। 1845 में थेसिस ऑन फ्यूरबैक। 1846 में जर्मन आइडियोलॉजी। 1847 में द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी। 1848 में मैनिफेस्टो ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी। 1850 में द क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस। आगे जाएंगे तो 1852 में द 18th ब्रूमेयर ऑफ लुइस नेपोलियन मार्क्स द्वारा लिखा गया है। 1857 में ग्रुनड्रेसेस मार्क्स द्वारा। 1859 में अ कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1859 में। 1862 में थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू। 1865 में वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट। 1867 में कैपिटल वॉल्यूम जुदास कैपिटल आता है। 1871 में द सिविल वॉर इन फ्रांस। 1870 में द क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम। ये महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा गया है। द क्रिटिक ऑफ
गोथा प्रोग्राम और उनका ये दास कैपिटल क्या है, दास कैपिटल। हमारे अगले थिंकर है एंटोनियो ग्राम्शी। कौन है? एंटोनियो ग्राम्शी 1851 से 1937, 23 जनवरी 1891 को सार्डिनिया इटली में इनका जन्म होता है। इनके द्वारा लिखे गए महत्वपूर्ण बुक्स, इंपॉर्टेंट बुक्स कौन है? द प्रिजन नोटबुक, इनक्विजिटर बंद किया गया उसमें लिखे थे इन्होंने। द मॉडर्न पीस, मैकियावेली के द प्रिंस से क्या है? प्रभावित है। द रिवॉल्यूशन अगेंस्ट दास कैपिटल, मार्क्स की आलोचना करते हैं। 1917 में लिखा गया है अ ग्रेट एंड टेरिबल वर्ल्ड, द प्री प्रिजन लेटर्स, 1908 से 1925 के बीच में लिखते हैं। एक जर्नल चलाते हैं जिनका नाम क्या है? गैरिडो डेल पोपुलो, 1914 में। जिनके द्वारा एंटोनियो ग्राम्शी एक जर्नल चलाते हैं गैरिडो डेल पोपुलो 1914 में। इनके दिया गया प्रमुख विचार क्या है? 9 मार्क्स। एंटोनियो ग्राम्शी 9 मार्क्सवाद के प्रणेता है। अधिकांश रचना सुपर स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जिसमें हेजेमोनी की बात करते हैं, और उसमें सिविल सोसाइटी और पॉलिटिकल सोसाइटी की बात करते हैं। रिवोल्यूशन विचार करते हैं, और दो प्रकार करते हैं, वार ऑफ पोजिशन और वार ऑफ मैन्यूवर का बात करते हैं। कौन? एंटोनियो ग्राम्शी। कौन? एंटोनियो ग्राम्शी। अगले हमारे लिखते हैं फिगर है फ्रेंच फेनॉन। कौन है? फ्रेंच फेनॉन। इनके द्वारा लिखा गया किताब है ब्लैक स्किन एंड व्हाइट मार्क्स, 1952 में। द रेजेड ऑफ द अर्थ 1961 में। पृथ्वी के आभागी 1961 में। टुवार्ड द अफ्रीकन रिवोल्यूशन 1964 में लिखा गया है। और डाइंग कोलोनियलिज्म, एलिनेशन एंड फ्रीडम 1961 में लिखा गया है। द फैक्ट ऑफ ब्लैकनेस फ्रेंच फेनॉन द्वारा लिखा गया है। किसी द्वारा फ्रेंच फेनॉन द्वारा लिखा गया है। अगली देखेंगे अगली थिंकर है अन्ना अरेंट। क्या है? अन्ना अरेंट को देखेंगे। इनकी वर्क्स जो है द ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरिज्म 1951 में लिखती है। द ह्यूमन कंडीशन 1958 में लिखती है। लिखती है। ऑन रिवोल्यूशन 1963 में लिखती है। इथमैन इन जेरूसलम 1963 में लिखती है। बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर 1961 में लिखती है। मैन इन डार्क टाइम्स 1968 में लिखती है। ऑन वायलेंस 1970 में लिखती है। ऑन पब्लिक हैप्पीनेस 1970 में लिखती है। ये है अन्ना अरेंट द्वारा लिखे गए महत्वपूर्ण पुस्तकें। अगली फेमिनिस्ट थिंकर है मैरी वोllstonecraft। इनके द्वारा लिखे किताब का नाम है थॉट ऑन द एजुकेशन ऑफ डॉटर, 1781 में लिखती है। थॉट्स ऑन द एजुकेशन ऑफ डॉटर 1781 में। मेरी अ फिक्शन 1778 में। ओरिजिनल स्टोरी फ्रॉम रियल लाइफ 1778 में लिखती है। अ विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ मैन 1791 में लिखती है। अ विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन 1792 में लिखती है। एंड हिस्टोरिकल एंड मोरल रिव्यू ऑन फ्रेंच रिवोल्यूशन 1794 में लिखती है। अगले हैं वेस्टर्न पॉलिटिक्स में कहेंगे चाइनीज थिंकर है माओ जेडंग। क्या है? माओ जेडंग। इन्होंने 2 योजनाएं दी। ग्रेट लीप फॉरवर्ड 1958 में थी। कल्चर रिवोल्यूशन 1966 में। रचनाएं तो माओ जेडंग की रचना ऑन कॉन्ट्रडिक्शन 1937 में। ऑन कॉन्ट्रडिक्शन 1937 में। ऑन प्रोट्रैक्टेड वार 1938 में। ऑन न्यू डेमोक्रेसी 1940 में। ऑन कोलिशन गवर्नमेंट 1945 में। पीपल डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप 1949 में लिखते हैं। इन्होंने कुछ विचार दिए। इन्होंने नौ लोकतंत्रवाद का विचार दिया है। अंतर्विरोध की अवधारणा का विचार दिया है। थ्योरी ऑफ पार्लियामेंट रिवोल्यूशन की बात किया है। और गैंग ऑफ फोर चार चौकड़ी की बात कही है। कौन? माओ जेडंग ने। किसे की है? माओ जेडंग ने। किसे की है? माओ जेडंग ने बात की है। अगले और अंतिम थिंकर है कन्फ्यूशियस। निकाल है 551 से 449 BC। या वास्तव में क्या है?
वोल्टेयर से प्रभावित है। क्या है? कन्फ्यूशियस जो है वोल्टेयर से प्रभावित है। किससे प्रभावित है? वोल्टेयर से। इसे इन्हें मास्टर किंग भी कहा जाता है। क्या कहता है? मास्टर किंग भी कहा जाता है। इनके जो वर्क सोर्स है, इनके द्वारा द आइजिंग, द फर्स्ट जिंग या आइजिंग क्या है? द बुक ऑफ चेंजेस है। द सूजिंग, द बुक ऑफ हिस्ट्री डॉक्यूमेंट है। द सीजिंग, द बुक ऑफ ओड्स पोएट्री है। द लीजिंग, द बुक ऑफ राइट्स है। द चुनचू, स्प्रिंग एंड ऑटमन एनल्स है। स्प्रिंग एंड ऑटमन एनल्स है। इनके द्वारा 4 बुक्स लिखा गया है, 4 किताब लिखा गया है। कौन कौन? द डॉक्ट्रिन ऑफ मीन, मध्य का सिद्धांत। द ग्रेट लर्निंग, महान सीख। और एनालेक्स क्या है? साहित्य संग्रह है। द बुक ऑफ मेंगजू, द बुक ऑफ मेंगजू। तो ये तो हमारे जो ऋषि निर्जन पॉलिटिकल थॉट थिंकर जो है, उनका जो है इतना ही पूरा हमारे सिलेबस में थिंकर्स हैं। उनके जरा जितने महत्वपूर्ण पुस्तक लिखे गए हैं उनको हमने क्या किया, यहाँ एक जगह इकट्ठा कर दिया है। इसे आप बार बार रिवाइज कर सकते हैं, बार बार रिवाइज कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग के लिए क्या होगा, आप लोग के लिए फायदेमंद होगा। आप इसे बार बार देख के रिवाइज कर सकते हैं। यहीं से आपको क्या है, मैथ्स करने के लिए आता है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इसी से आपका लगभग 80% क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। चलिए तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।